नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो मैं बना रहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो एमसीक्यू है, जितना भी प्रश्न आया है सब का सब एक ही वीडियो में कवर कर दिया हूं। लेकिन उससे पहले मुझे ज़रूरत पड़ी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक छोटा सा वीडियो थियरी में बता दूं, और उसके लिए आपको आवर्त सारणी याद होना चाहिए। तो जब मैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें डिटेल पढ़ाऊंगा। लेकिन आवर्त सारणी इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काफ़ी मदद करेगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से समझिएगा, मैं एक पेज ले लेता हूँ और उस पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी सहायता से क्या क्या हम निकाल सकते हैं वो मैं बताऊंगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यह दो लोगों के द्वारा दिया गया है, एक नील्स बोर, ठीक है ना, नील्स बोर, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोर बरी का नियम बोलते हैं। और जो दूसरे लोग दिए हैं उनको बोलते हैं आप बाउ, आप बाउ, ठीक है ना, या कुछ लोग आप बाउ बोलते हैं। ये दो लोगों ने जो नियम दिया है हम लोग उसी नियम पर बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हमने कहा एक यह व्यक्ति है और एक ये, आप बस सुनते जाइएगा। इससे हमें क्या क्या पता चलेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। हम यह सीख सकते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी है। क्या सीख सकते हैं? संयोजकता, ठीक है ना। इसकी सहायता से हम क्या सीख सकते हैं? आक्सीकरण संख्या। क्या सीख सकते हैं? आक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। अच्छा, संयोजकता और क्या सीख सकते हैं? वह संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ई को इलेक्ट्रॉन समझिएगा, ठीक है ना। आक्सीकरण संख्या सीख सकते हैं। कौन धातु है, कौन अधातु है, ये सीख सकते हैं, ठीक है ना। उपधातु को मैं अभी बता दूंगा, आवर्त सारणी में याद कर लीजिएगा, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम और क्या सीख सकते हैं? संयोजकता, आक्सीकरण संख्या, धातु और अधातु, ये चीज़ें सीख सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें सूत्र भी कैसे लिखना चाहिए, सूत्र कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो यही सिखाने के लिए मैं आपको पहले आवर्त सारणी में मोटा मोटा जो बातें हैं मैं उसको बता देता हूँ, और कैसे याद करना है, और कौन ज़रूरी है कि आपको रटना ही है। तो आज हर स्थिति में, हर हाल में आपको याद करना है। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका आवर्त सारणी। मैं इसमें आपको सिखा दूं कि टोटल आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे मेरे भाई, यहाँ तक आएंगे तो टोटल कितने आएंगे? 18, ठीक है ना। ये होता है वर्ग, ये क्या है? तो आप कहेंगे कि वर्ग है। अच्छा, अब ये जो गिनते जाएंगे, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7, ये जो 7 है ये आवर्त है। 7 क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे आवर्त। अच्छा, आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो हम लोग ये तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको पढ़ना क्या है मैं वो सिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मदद क्या करेगा? देखिए मेरे मित्र, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मदद क्या करेगा? आपको ये वर्ग याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है? ये वर्ग। आपको कौन कौन सा वर्ग याद रखना है, कौन कौन सा पूछता है परीक्षा में। ये एस ब्लॉक है। ये जो दो पहला और दूसरा आपको देखने को मिल रहा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये जो पहला और दूसरा दिख रहा है मेरे भाई, यह है एस ब्लॉक। क्या है? एस ब्लॉक। ये और ये आपको ये पढ़ना है। यहाँ से शुरू हो जाता है आपका डी ब्लॉक, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत रेयर में प्रश्न आएगा, क्या आएगा मैं वो बता दूंगा अभी, ठीक है ना। उसके बाद में ये है, यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक है। ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है। इसका मतलब ये जो एस एंड पी ब्लॉक है मेरे दोस्त, ठीक है ना, इसमें उपवर्ग आता है ए,
कौन सा उपवर्ग आता है? ए। और जो डी ब्लॉक है उसमें उपवर्ग आता है बी। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है, क्यों करना है, वो आगे आपको समझ में आएगा। अब सुनिएगा, आपको पहला वर्ग याद रखना है। पहला वर्ग क्या है? ये 1 है, ठीक है ना। ये दूसरा है 2 है, लेकिन ये पहला जो है इसको हम फर्स्ट ए भी कहते हैं। ये उपवर्ग कौन सा है? फर्स्ट ए, ठीक है ना। और जब ये दूसरा आपको आएगा तो ये सेकेंड ए होगा, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर आपको लिखता जाऊँगा और आपको सुनते जाना है, और कॉपी में आप चाहें तो लिखते जाइएगा। ये देखिए जो एक दिख रहा है मेरे भाई, ये फर्स्ट ए है, ये सेकेंड ए है, ठीक है ना। उपवर्ग और वर्ग में पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, मतलब जो पहला वर्ग है मेरे भाई वो क्या है? फर्स्ट ए। अब सीधे जो 13 दिख रहा है ना, 13 दिख रहा है ना, तो 13 वाला थर्ड ए से शुरू है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? थर्ड ए से शुरू है। हमको एस और पी को ही पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो मैं इस 13 को क्या लिखने जा रहा हूँ? थर्ड ए, 1 2 3 ए, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 से थर्ड ए शुरू होता है। अब लिखते जाइए, ये हो जाएगा फोर्थ ए ग्रुप, ये फिफ्थ ए, 6 ए, 7th ए, और ये 0 हो जाएगा, ये 18वां वर्ग। जो 18वां वर्ग है उसको किस उपवर्ग में बांटा गया है? तो शून्य उपवर्ग। कौन सा उपवर्ग मेरे भाई? तो कहेंगे शून्य उपवर्ग में, ठीक है। चलिए समझ जाइएगा, गलती से लिखा गया है शून्य उपवर्ग। तो हमने क्या सिखाया? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ए उपवर्ग में आते हैं, ये जो डी ब्लॉक है ये क्या आते हैं? बी उपवर्ग में आते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से जो तीसरा वर्ग दिख रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये थर्ड बी है। तीसरा वर्ग थर्ड बी से शुरू हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको यह याद रखना है, ये हो जाएगा आपका थर्ड ए। हमको ए वाला ही पढ़ना है। तो मैं एक रफली आपको फिर से बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ध्यान से आपको सुनना है और मेरे साथ बोलते जाना है, याद करते जाना है। मैं एक बार इसी में पहले याद कराता हूँ, फिर उसके बाद में आप भी बनाइएगा और आप भी करिएगा। देखिए फर्स्ट ए अर्थात पहले वर्ग में हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहले में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो हम क्या कहेंगे? ह, LI से ली, ना, क, रब, कस, फर। ये मैं अपने से बना के याद किया हूँ। कोचिंग वगैरह में हमारे लिए, ना, करो, रब से फरियाद। आपको जैसे अच्छा लगे मेरे भाई वैसे याद रखिएगा, ठीक है ना। हमने कैसे याद रखा था सेकेंड डे को? बे, मग, का, सर, बा, रा, ऐसे याद रखा था, ठीक है ना। अब याद कैसे किया जाता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो मैं कैसे याद रखा था? जब मैं पढ़ा भी रहा था ना, तो एक स्टूडेंट है मेरे, प्रमोद, उन्होंने कहा सर आप तो ऐसे याद किए जैसे उर्दू पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसे भी सिखाया कि बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है ना। अब मैं क्या किया हूँ? ब, अल, गा, इन, टल, ऐसे रट लिया था और आज तक मुझे याद है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कैसे याद करते हैं। मैं क, सी, गे, सन, पी, बी ऐसे याद किया था। अब कैसे याद किया जाता है? काशी, काशी, गए, शंकर, पार्वती। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से याद किया गया है। अब देखिए नाइट्रोजन को नेपाल, पी से पाकिस्तान, ए से ऑस्ट्रेलिया, सब बिके चाहे सब भिखारी, ठीक है ना। ओझा, सर, से, ठीक है ना। टी, पो, ऐसे याद है। हम तो आज से टीपो पढ़ लिए थे। अब क्या है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, मैं तो इसे ही याद कर लिया, फ, कल, ब्र, आई, एट हैं। अब हे, नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी। तो हम कैसे याद किए थे? ही, ने, अर, कर, जी, रन। अब फिर से मैं एक आवर्त साड़ी बना रहा हूँ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का, और उसको हम लोग याद
करते हैं। अब उसमें देखिए सहायता क्या मिलेगा। देखिए ये हो गया पहला वर्ग, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त। अब यहाँ हो गया दूसरा, हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग ए। ये क्या है, वर्ग ए है जिसको हम फर्स्ट ए बोलते हैं मेरे भाई। ये 2 है, हम जिसको सेकंड ए बोलते हैं। अब ये जो बीच वाला है हम इसको छोड़ दिए हैं, ये डी हमको नहीं पढ़ना है अभी फ़िलहाल, इसको छोड़ दिया हूँ मैं। फिर यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है। 3 4 5 6 7 और 8। ये थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, ये 8, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये एस ब्लॉक है, ये क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे सर एस ब्लॉक है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के सब क्या हैं, कहेंगे ए उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, 13 से। तो 13 14 15 16 17 18। उपवर्ग कौन सा होता है, 13 में 3 से शुरू हो रहा है ना, 13 में 3 है ना, तो थर्ड ए से शुरू करिएगा। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, ये है सेवेंथ ए, और ये है 0, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या याद किए थे, तो कहेंगे कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये पढ़े थे ना। एफ है फ्रांसियम, एफ और आर है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से शुरू किए थे, बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, क्या याद किए थे, देखिए थर्ड ए में है तो हमने कहा था बैगन आलू, ये तीसरे से में है, ये दूसरे में है, ठीक है। बैगन आलू, फिर क्या हमने याद किया, गाजर इन थैला, टीएल, यही याद किया था ना। अब उसके बाद में क्या, काशी मतलब का सी, गए शंकर पार्वती, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, नेपाल, नेपाल पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, सब के सब क्या हैं भाई, बिके हैं चाहे भिखारी हैं, यही चीज़ पढ़े थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था ओझा सर से टीपो, यही पढ़ा था ना। उसके बाद में कहा था फिर कल बाहर आई आंटी। हमने क्या पढ़ा था, हे, ये देखिए पहले आवर्त में है, ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ पहले आवर्त में है ना, ये पहला आवर्त है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, ठीक है। अच्छा, हे हो गया। उसके बाद में क्या है, मैं पेन का बदल लेता हूँ, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। उम्मीद करता हूँ सबको याद करा दिया, आप आराम से पढ़िएगा। मैं हलीना करब कसफर बे मक्का सरबारा बॉल गा इंटल कसिए सन पे भी नपस सब भी आज टीपो फोकल ब्रॉयट ही ने अरकर जीरन, ऐसे करके हमने याद कर लिया था। मुझे याद था, आज तक याद है, 2009 से लेके अब तक याद है। पहली बार 2009 में हम लोगों को ये याद कराया गया था, तो हमने अपने से बना करके याद कर लिया था। अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया, बहुत सारा है, याद कर लीजिएगा। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो जिस वर्ग में है, ठीक है ना, जो जिस वर्ग में, ये देखिएगा 1 में है ना, ये 2 में है ना, ये 1A और ये 2A, ये 3A 4A, उपवर्ग में ध्यान से सुनिएगा। जो जिस उपवर्ग में है उसके बाहरी कोश में इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, लिथियम का करेंगे तो भी 1 आएगा, सोडियम का करेंगे तो भी 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। ये दूसरे बी में है मेरे भाई, सेकंड में है, तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
मैग्नीशियम में भी 2 होंगे, कैल्शियम में भी 2 होंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद है कि तीसरे उपवर्ग में अर्थात थर्ड ए में या फिर 13वें में, बस इसका पहला पहला लेटर ले लीजिएगा। 13, 14, 15, 16, 17 में इकाई का अंक लीजिएगा। जितना इकाई का अंक है उसके बाहरी कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। 13 का मतलब थर्ड ए ना, तो थर्ड ए है तो इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने वाला हूँ, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अगर ये चौथे ए में है अर्थात 14वें में है तो इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे कार्बन के हो, चाहे सिलिकॉन के हो, चाहे जर्मेनियम को हो, चाहे टिन को हो, चाहे लेड को हो, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन में कितने बाहरी कोश में होंगे, तो नाइट्रोजन का 5वें वर्ग में है, वर्ग ए, 5वें ए में अर्थात 15वें में। 15 का मतलब इकाई का अंक 5 है तो इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये 16वें में है तो 6 हुआ इकाई का अंक, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 17वें में है, इसका इकाई का अंक 7, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कोश में 7 होगा। बाहरी कोश क्या है मैं वो सिखाऊंगा, पहले जितना कर रहा हूँ बस उतना फोकस करिए। अच्छा, ये 18वें में है, इकाई का अंक कितना है 8, इसका मतलब इसके बाहरी कोश में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तब 0 क्यों रखा गया है, क्योंकि 0 इसलिए रखे हैं क्योंकि यह यौगिक नहीं बनाता है, यह अक्रिय है। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई उन्हीं को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, उनको क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने कहा था ना संयोजी इलेक्ट्रॉन का आएगा प्रश्न, तो इस तरीके से मैंने जो सिखाया है वो सीख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने। देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें क्या क्या कहा कि संयोजकता सीखेंगे और संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण संख्या सीखेंगे, धातु अधातु सीखेंगे। संयोजकता हम लोग 2 नियम से सीखेंगे, एक तो नील्स बोर और एक आफबाउ। दोनों ही आसान है। पहले मैं नील्स बोर सिखाता हूँ, उसी से आप उड़ा देंगे। आफबाउ भी सिखा देता हूँ, टाइम लगेगा लेकिन सीख लीजिए, फिर MCQ करिएगा, आपको मज़ा आएगा। चलिए, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाता हूँ, ठीक है ना। ये भी प्रूफ करता हूँ कि उस वर्ग में एक जैसे जो, अच्छा ये जो वर्ग में रखा गया है एक ही वर्ग में आपको ये दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या, ये सभी के गुण समान हैं। ये सभी के गुण क्या हैं, समान है। इसके जितने भी तत्व हैं सबके गुण समान हैं, इसीलिए इनको एक ही वर्ग में रखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा ही देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये देखिए आफ-बाउ का नियम है। कौन सा नियम मेरे भाई, आफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। और आफ-बाउ प्रिंसिपल के बाद हमने कहा कि बोर-बरी का नियम भी पढ़ेंगे। अच्छा, आफ-बाउ ने जो नियम बताया है वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। किस में भरे जाएंगे, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में। अच्छा, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है कि सबसे पहले कम फिर उससे बढ़ा। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये ना, ये 1 फिर 2 ये 3, यही मतलब सबसे छोटा कौन है 1 फिर 2, बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो ऊर्जा स्तर में बढ़ते हुए क्रम में ये होता है। तो ऊर्जा स्तर कैसे निकालते हैं, तो ऊर्जा स्तर निकालना मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया हूँ, लेकिन यहाँ भी सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा स्तर कैसे निकालते हैं वो ध्यान सुनिएगा। टॉपिक में आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा स्तर की गणना करना, ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, कैसे निकालें। तो उसके लिए हमें एल, द्विगैंसी क्वांटम संख्या का मान पता होना चाहिए। तो एल का मान 0, 1, 2, 3 ये आपको याद रखना है। अच्छा, 0 क्या होता है, अगर एस में इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसका मान 0 होगा, पी में इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसका मान 1 होगा, डी में इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसका मान 2 होगा, और एफ में इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसका मान 3 होगा। ये आपको क्या कर लेना है मेरे भाई, रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब अभी मैं निकालना सिखाऊंगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले दूं, एग्जाम्पल कह दूं 4D and 5S,
में किसकी ऊर्जा स्तर अधिक है। तो दिखने में लग रहा है कि 4 के बाद ही 5 आता है तो 5 का ऊर्जा स्तर अधिक है, लेकिन नहीं। ऊर्जा स्तर निकालते कैसे हैं, तो ऊर्जा स्तर निकालने का तरीका क्या है, n+l, ठीक है ना। जिनका भी मान अधिक आएगा n+l उसका ऊर्जा स्तर अधिक होगा, जिनका कम रहेगा उनका कम आएगा। तो मैंने कहा 4d। अच्छा, ये d जो दे रहा है वो l का मान है, किसका मान है, l का। और d के पहले जो दे रहा है, जो संख्या दे रहा है d के पहले, वो होता है n का मान। तो मैं यहाँ पर शुरू से लिखता हूँ 4d के लिए, 4d के लिए मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे n बराबर जो होगा इसके लिए n बराबर होगा 4 और l बराबर क्या होगा, ये d में भरा है तो d का मान कहाँ दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि 2, तो मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है। तो अब बताइए n+l होता है ऊर्जा स्तर, होता है कि नहीं। तो अब बताइए n के जगह हमने क्या रखा, 4d के लिए 4 और l के जगह 2, टोटल कितना आ गया 6, मतलब 4d का ऊर्जा स्तर 6 है। क्लियर है मेरे दोस्त। अब 5s के लिए देखते हैं, किसके लिए, इस 5s के लिए। तो n का वैल्यू कितना आ गया 5 और s का वैल्यू है, तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा, s में जब इंटर है तो 0, तो 5s के लिए कितना ऊर्जा स्तर आया 5। अब आप बताइए 5 बड़ा होता है कि 6, तो कहेंगे सर 6 बड़ा होता है। इसका मतलब भले ही दिखने में यह लग रहा है कि ऊर्जा स्तर अधिक है, लेकिन नहीं, हमने जब निकाला तो 4d का ऊर्जा स्तर 5s के ऊर्जा स्तर से अधिक है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले 5s में भरेंगे फिर 4d में भरेंगे। यही बात आप बाबू ने बताया था। बात समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ ये आप सीख गए होंगे। अब देखिए उन्होंने इसी ऊर्जा स्तर से एक क्रम बनाया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, मतलब सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका होता है, एग्जाम में पूछ सकता है निम्नलिखित में से सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका होता है, तो आप निकाल के बता देंगे। लेकिन ऐसे पूछ ले कि सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका होता है, तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए 1s का ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है। कितना होता है 1। क्लियर है। ये देखिए n बराबर 1 दिया है, n बराबर 2 में हम करते हैं तो 2 उपकोष देखने को मिल जाएंगे, s उपकोष और p उपकोष। ठीक है मेरे भाई। और तीसरे कोष में जब बात करेंगे तो 3 उपकोष दिखेंगे, s p d, 3s 3p 3d। और चौथे कोष में 4s 4p 4d 4f, 4 उपकोष देखने को मिलते हैं। और याद रखना है 4 उपकोष से ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए 5वें में देखिए 1 2 3 4 ही है, 5 नहीं है टोटल, नहीं यहाँ पर भी होना चाहिए ना, लेकिन उपकोषों की संख्या कितनी होती है 4। एक फैक्ट और मिल गया। कोई पूछ दे कि उपकोषों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे कि 4। क्लियर रहेगा मेरे भाई, पक्का। कोषों की संख्या कितनी होती है, तो कोषों को तो अनंत हम बोल सकते हैं, ये n का वैल्यू, ठीक है ना। कोष में ही उपकोष होते हैं। अच्छा, ये जो तीर लगाया है इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में। यहाँ से जाने के बाद आपको पीछे जाना है, ठीक है ना, यहाँ लिख लिए, फिर यहाँ से शुरू करना है पीछे से, ठीक है। तो मैं अब आपको सिखाता हूँ कि कौन सा क्रम बनेगा। देखिए आपको अब यही क्रम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, क्रम। आपको कितना याद रखना है मैं वो बता देता हूँ। अब आप बोलते जाइए मेरे साथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सबसे पहले हम लोग 1s लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1s। तो मैंने लिख दिया 1s। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम है, तो ये वाला लगता है, ठीक है ना। सबसे छोटा, ये छोटा का चिन्ह लगाते हैं ना। उसके बाद में किसको लिखना है, तो कहेंगे सर इसके बाद में तो ये आएगा 2s आएगा, 2s। अच्छा 2s भी खत्म हो गया ना। 2s के बाद किसकी बारी है, 2p की, 2p। अब आप लोग ये बार बार मत लिखिएगा, बस ये क्रम आपको याद रखना चाहिए। 2p के बाद किसकी बारी है मेरे भाई, 3s की, 3s, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब 3s के बाद देखिए हमने इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। अब कहाँ पीछे से शुरू करते हैं, याद रखिए 3p आएंगे। क्या आएंगे, 3p। बात समझ में आ रही है। 3p के बाद किसकी बारी आएगी, 4s की, 4s। ये खत्म हो गया ना। अब यहाँ से शुरू करेंगे, 3d आएगा। अब बताइए क्रम लिख लेंगे कि नहीं आप,
हमें लगता है कि अब तो आराम से लिख लेंगे। अगर आप आराम से लिख लेंगे तो बस यही कमाल है, इतना में आपका काम बन जाएगा। 3D के बाद क्या आएगा 4P, 4P के बाद 5S, इतना तक याद कर लीजिएगा, आप उड़ा देंगे। अब मैं सीखने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, सीखिएगा ध्यान से। अच्छा, हमने वो क्रम फिर से लिख देना चाहिए। देखिए 1S, उसके बाद में 2S, उसके बाद में 2P, उसके बाद में 3S, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3S, फिर उसके बाद में 3P, फिर 4S, फिर 3D। अब देखिए 4S पहले आया, 3D बाद में आया, जबकि यह बाहरी कोश है, इसलिए आया मेरे भाई क्योंकि 4S की ऊर्जा स्तर 3D से कम है। आप चेक कर लीजिएगा, इसका 4 आएगा, इसका 3 और 2 5 आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में 4P, फिर 5S। अगर आपको इतना याद आ गया तो टेंशन खत्म, ठीक है ना। अब 4D भी आएगा इसके बाद, इतना में ही आपका काम बन जाएगा। बस इसको चाहिए तो रट लीजिए, ठीक है ना। एक ये रटना है, दूसरा क्या रटना है आपको, दूसरा यहाँ रखता हूँ कि अगर S उपकोष है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मतलब कम से कम आप 1 भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल अर्थात एक कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, आपको याद रखना है एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2, ज़रूरत पड़ने पर हम क्या भर सकते हैं, मैक्सिमम 2, 1 से 2 तक भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको क्या रटना है, ये पी में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। अब जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, तो आप कम से कम 5 4 3 2 1 भर सकते हैं, क्लियर है ना। तो हम मैक्सिमम बताते हैं, जैसे होता है ना, मैं कह दिया कि एक बर्तन में, चाहे एक बाल्टी में 5 लीटर मैक्सिमम पानी आता है, 5 से ज़्यादा भरेंगे तो भराएगा नहीं, सब छलक जाएगा, गिर जाएगा। काम में कितना आएगा, 5 ही लीटर आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 लीटर के बाल्टी में 1 लीटर जल भर, तो क्या नहीं भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे भाई। 5 से कम कितना वो भर सकते हैं, तो इसका मतलब 2 से कम कितना वो भर सकते हैं, 6 से कम कितना वो भर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं। डी में 10 भर सकते हैं और एफ में 14। अगर ये याद हो गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ गया। आप बहू के नियम से अभी नील्स बोर बनाओगा, इससे ज़्यादा इजी लगने लगेगा आपको, इसलिए सीख लीजिए। चलिए हम किसी एक वर्ग का बनाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो किसी एक वर्ग का बनाते हैं, ताकि आपको वो जो मैं बात बताया हूँ वो फीलिंग आ जाए कि हाँ यार ये तो सही बात है। इसके अलावा मैं अलग अलग तत्वों का बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं शुरू किससे करता हूँ, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, FR भी है फ्रांसियम, लेकिन मैं इतना नहीं बनाऊंगा, 2 3 बनाऊंगा, सीख जाइएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 11, इसका कितना होता है 19, मैं ये भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। इसका कितना होता है 37, इसका कितना होता है 55, इसका कितना होता है 87, ठीक है। अच्छा, ये मुझे याद है, आपको कैसे याद होगा, चिंता मत करिए, अभी याद कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। और मेरी बात मानिए तो आप 1 से लेके 30 तक रट जाइए तत्वों के नाम लगातार, ताकि परमाणु क्रमांक आपको याद हो जाएगा। परमाणु क्रमांक मेरे भाई नहीं याद हुआ तो आप किसी काम के नहीं हैं। मैं फिर से आपको आवर्त सारणी एक बार दिखा देता हूँ, दिखाने के बाद थोड़ा सा क्या करता हूँ, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, रटवा देता हूँ। देखिए क्या है कि लगातार हमको याद करना है, लगातार, लगातार मतलब समझ रहे हैं ना, 30 तक, 30 तक कहाँ है, देखिए एक यहाँ है शुरू ना, एक यहाँ है ना परमाणु क्रमांक, एक ये 2 है, अब उसके बाद में ये देखिए 3 है, ऊपर लिखा है, ये लिखा है ना 4 है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 तक भी याद है तो काम बन जाएगा। हाँ, काम बन जाएगा, मतलब ज़्यादातर इसी में से आएंगे। और बाकी ये जो याद कराया हूँ, ऐसे ऐसे आपको याद कराया हूँ, वो बहुत काम का चीज़ है। तो मैंने कैसे याद किया, के से क, के से ख पढ़ा हूँ जीवन में, तो ऐसे एच से ह, एच ई से ही, ली, बे,
ब, क, न, ओ, फ, नी, ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अरे, कब, का। ठीक है ना। अब मैं कैसे याद किया हूँ इसे, सक, टी, व, क्र, मन, फे, को, नी, कु, जन। ये मेरे याद करने का तरीका था। अगर अभी जब आवर्त याद कराया जाएगा आपको, तो जानते हैं ये ऐसे याद कराया जाएगा। कई तरीका है। एक तो तरीका है सचिन तेंदुलकर, फिर कोई, फिर नहीं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नहीं कुछ जीता, ऐसे करके याद कराया गया है। एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे शक्ति व क्रमन फेंको नी कुजन, मैं याद किया हूँ ना। और एक तरीका ये है कि सुनो, ऐसी से क्या हो, सुनो, तुम, वी से विवाह कर, ठीक है ना, विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है ना। क्या करा, सुनो, तुम विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। याद हो गया कि नहीं हो गया, 21 से 30 तक। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाता हूँ। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों का। ये देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, हमने सबसे पहले किसको लिखना है, तो आप कहेंगे सर पहले तो 1s से ही शुरू करते हैं, 1 और s लिख दिए। s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हमने कहा मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 2 से कम चाहे जितना भरना है भरिए। अच्छा, तो इसके पास टोटल कितने परमाणु क्रमांक है, तो 1, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। समझ गए। एक चीज मैं और सिखा दूं कि कोई भी परमाणु हो, उसका परमाणु क्रमांक जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना, के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सदैव बराबर होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक हम देख रहे हैं 1, इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 1, और हम उसी इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं अलग अलग उपकोष में, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। चलिए, पहला भर दिया। दूसरा में ये कितना है, 3 है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1s। अच्छा, s में हम कितना मैक्सिमम लिखेंगे, 2। क्या इसमें 2 तक है, यहाँ तो 3 है ना, तो इसका मतलब 2 लिख दिए। अभी भी कितना बचा, तो कहेंगे सर अभी 1 बचा है। अब इसके बाद क्या है, 2s लिखते हैं, 2s। अच्छा, s में अब कितना लिख सकते हैं, तो हम अधिकतम 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसके पास कितना बचा है, देखिए Li के पास 3 है, तो 2 तो ऑलरेडी लिख दिए, तो अब कितना बचा, 2 माइनस करेंगे तो 1, तो बस 1 ही लिखेंगे। इतना सीख गए कि नहीं। देखिए, मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि जीवन में पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको आ जाएगा। अगर आपको आ रहा है तो इसको स्किप कर दीजिए या 2 पॉइंट पर करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सोडियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, हमें 11 भरना है। ठीक है, तो पहले हम किस में भरेंगे, तो कहेंगे कि 1s भरेंगे, पहले 1 में भरेंगे, तो 1s लिखे, s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। यहाँ 11 है, 11 को ध्यान में रख के मैं भर रहा हूँ। 2s में भरेंगे तो इसमें भी 2 भर सकता हूँ, भर दिया 2। अभी तो 4 ही भरा हूँ, अभी हमारे पास 11 है, तो अभी भी 7 बचा है। अब 2s के बाद किसकी बारी आती है, 2p। पी में हम अधिकतम कितना भर सकते हैं, 6। अगर 6 भरा तो क्या अभी 11 से कम आया, 2 2 4 6 10, अभी भी 11 से कम है, मतलब 6 भर सकता हूँ। अब सपोज करिए मेरे भाई, अगर यहाँ पर 9 होता, ये परमाणु क्रमांक 11 न होकर 9 होता, तो क्या मैं 6 भरता, क्या नहीं, 2 2 4 6 10 हो जाता। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या भरना होता, 5 ही भरना होता। भरना होता कि नहीं भरना होता, तो इसको देख के भरना है, ठीक है। तो अब यहाँ 9 पर तो है नहीं, कितना है, 11 है, इसलिए मैं क्या कर दिया, 6 भर दिया।
अब अच्छा 11 भरना है, अभी 10 हुआ है तो अभी आगे बढ़ूंगा। अब आगे क्या है, 3s है तो मैं 3s लिखूंगा। अब 3s में 2 यहाँ मत देखिए, मैं मैक्सिमम 2 भर सकता हूँ। ज़रूरत कितना है भरने की, 10 हो चुका है तो एक और भरने की ज़रूरत है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको किसको बनाने आ रहा है? तो अब देखिए 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपी पर आप बनाइए। अब बना के रोक के वीडियो अब मिलाइए कि आपका सही है कि नहीं। मैं अब फटाफट लिखता हूँ, हमें 19 ठो भरना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं फटाफट करता हूँ, 1s इसमें 2 भर सकता हूँ, 2s इसमें 2 भर सकता हूँ, फिर उसके बाद में 2p इसमें 6 भर सकता हूँ, अभी भी 10 हुआ। 3s 2 भर सकता हूँ, कितना हो गया 12। फिर 3p भर सकता हूँ, क्या 6 भरूँ? तो देखिए कितना होगा 10, 10 2 12 6 18, अभी भी एक बचा है। 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है, 4s1। 19 हो गया कि नहीं हो गया? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद करता हूँ अब बनाना सीख गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा अब मैं वर्ग का लिया तो मैं क्या सिखाना चाहता था वो देखिएगा। इसके देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में क्या आया है 1s, ठीक है ना। दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अच्छा 1s1 आया है कि नहीं आया है? अच्छा इसका अंतिम देखूं, इसमें भी 2s1, हमें s1 ही मिल रहा है। लास्ट में इसका भी देखते हैं 3s1 है, s1 है कि नहीं है? चौथा में 4s1 है। मतलब यह हुआ कि सबके बाहरी कोश में, बाहरी कोश कैसे कहेंगे, ये देखिए पहला कोश है 1 लिखा है, दूसरा कोश ये लिखा है, तीसरा कोश 3s, सबसे बाहर में 3 है ना, सबसे बाहर में क्या है 4 है ना। तो इसका बाहर का मतलब ये देखिए पहला कोश, ये अगर नाभिक हो गया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें बाहरी कोश में सदैव एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। इसका मतलब यह पहले वर्ग का है, फर्स्ट ए का या फिर पहले वर्ग का। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाना सिखा दिए हैं, आप बाउ के नियम से, अब बोरबरी के नियम से सिखाऊंगा। याद रखिएगा जब आवर्त सारणी में जो तत्व एक ही ग्रुप में रखे गए हैं उनके गुण समान हैं। क्यों? आप देखिए उनके बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं? और कई कारण है लेकिन जब हम पढ़ाएंगे आवर्त सारणी तब उतना डिटेल पढ़ाएंगे। अब एक और अपने मन से ले लेता हूँ, ये कैल्शियम है मेरे दोस्त, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक 20। मेरे साथ बोलिए क्या भरेंगे, 1s2 2s2, 20 को ध्यान में रख के ही भरना है, विचार हुआ। फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, कितना हुआ 10, 10 8 18, अभी भी 2 भरना है। 3p के बाद कहता है 4s2, देखिए 20 भर दिए। ये हो गया आह बाऊ के नियम से। अब आप क्या करिए, कॉपी उठाइए मेरे दोस्त। अब आवर्त सारणी देख ही रहे हैं, उस वीडियो से तत्वों का नाम लिखिए लगातार और अपने मन से क्या करिए 30 तक बनाइए। कहाँ तक? 1 से 30 तक। उसमें से मैं कह देता हूँ 24 और 29। 24 मतलब क्रोमियम, 29 मतलब कॉपर। ये दो ऐसे हैं जो अपवाद हैं, ठीक है ना। इनको आप जब बनाएंगे तो आपको डी में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। 4 जो भी आएगा s1 रहेगा, डी में एक्स्ट्रा भरिएगा, s2 मत करिएगा। नहीं आएगा तो मैं बता देता हूँ इसी का जो अपवाद है, ठीक है ना, क्या पता सवाल दे दे। चलिए हम लोग क्रोमियम का 24 करते हैं, ये अपवाद है, और ये कॉपर का भी 29 है, ये भी अपवाद है। ये क्या है दोस्त? अपवाद। अपवाद मतलब जो फॉलो नहीं कर रहा है रूल को। देखिएगा 24 है ना, तो सबसे पहले क्या भरना है 1s2, फिर क्या भरेंगे 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ध्यान सुनिएगा सही भर रहा हूँ। फिर 4s2 के बाद 3d, देखिए 10 हो गया, 2 2 4 6 10, 10 2 12 6 18 2 20, 20 4 24। देखिए नियम तो यही कहता है, ऐसे ही भरना चाहिए ना। लेकिन बस क्या करना है, यहाँ पर जो s है मेरे भाई, यहाँ 2 न होकर के क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर 4 न होकर के क्या हो जाएगा 5, इसीलिए हम कहते हैं ये अपवाद है, ठीक है ना। तो नियम से तो ये सही था जो मैं अभी भरा हूँ, लेकिन अब क्या हो गया 4s2 न होकर 4s1 रहेगा। तो अब मैं आपके लिए कहता हूँ जब ये होगा मेरे मित्र मेरे दोस्त, तो इसको आप मिटाएंगे और क्या करेंगे, कहेंगे कि हम इसके जगह सही सही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अपवाद है। अब ये 4s1 मैं कर रहा हूँ
और 3d5। अब जोड़िए 24 है ना, 4s2 3d4 भी 24 होता था, लेकिन ये अपवाद है इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 10 हो गया, 10 8 18 19 5 24। अब इसी तरीके से ये जब आप करेंगे कॉपर का, तो यही जब s आएगा तो 1 करिएगा और d में 1 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, फिर 4s1 और 3d10। 29 हो गया कि नहीं हो गया? 10 10 8 18 1 19 10 29। बात समझ में आया? नियम से क्या होना चाहिए था? तो आप कहते सर यहाँ पर तो 4s2 होना चाहिए था और 3d9 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है मेरे दोस्त। अब मजबूरी है, क्या करें, अपवाद है। और हमें भी ये नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारे टीचर, हमारे गुरुजी भी नहीं बताया कि ये अपवाद क्यों है। तो आप भी वैसे ही रट लीजिएगा, एक क्रोमियम का 24, एक कॉपर का 29, ठीक है ना। इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए ना, बाहरी कोश क्या है? 4। ये n का वैल्यू सबसे ज़्यादा जिसका होगा वही होगा बाहरी कोश। यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, मतलब ये दूसरा कोश है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ p लिखना चाहिए मुझे, और यहाँ 3 है, तो ये तीसरा कोश है मेरे भाई, और ये चौथा है, तो सबसे बाहरी कोश यही है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये बनाने आपको आ गया होगा। अब मैं आपको नील्स बोर का सिखाने वाला हूँ, जिनको बोला जाता है बोरबरी का नियम। किसका नियम? बोरबरी का नियम। ये आसान है और आप परीक्षा में इसी का फॉलो करिएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों जानते रहिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। बोरबरी का नियम क्या है? इन्होंने बताया कि नील्स बोर थे, उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु में उसके कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² ही हो सकते हैं। जैसे पहली कक्षा है, n का वैल्यू अगर 1 है, पहली कक्षा है, तो उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 2, n की जगह 1 रख दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन आए मेरे भाई? 2। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 1 कम 2, मतलब जब पहला में भरेंगे, ये परमाणु का नाभिक हो गया, ये पहला कोश है, तो इसमें आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, दूसरा, अगर n का वैल्यू 2 हो तब क्या करें? तो 2 का n की जगह 2 पे स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, दूसरे में आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये दूसरा कोश हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आया कि नहीं? तीसरा में कितना हो सकता है? तो 3 3 9 दूनी 18। बात समझ में आ रहा है? नील्स बोर ने बताया कि किसी भी कोश में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक नियम तो ये हो गया। क्या बोला उन्होंने? पहला नियम नील्स बोर ने क्या बताया कि किसी भी कोश में, आप लिख लीजिए, किसी भी कोश में कोश को ही क्या बोलते हैं? कक्षा। इसी को ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऊर्जा स्तर। किसी भी कोश में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। याद रहेगा पहला नियम। दूसरा नियम क्या था? इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व या परमाणु, किसी भी परमाणु, तत्व बोलूँ तो भी समझ जाएगा, किसी भी तत्व या परमाणु, ठीक है ना, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में, मतलब बाह्यतम मतलब सबसे बाहरी कोश में, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। अब ये अगर याद हो गया तो आप उड़ा देंगे। बात समझ में आया? चलिए अब बोरबरी का नियम करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए कोई भी तत्व ले लेता हूँ ऐसे ही टेम्परेरी। चलिए हमने सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, ठीक है ना, फास्फोरस ले लिया। इसका होता है 11, इसका होता है 20, इसका होता है 15, ठीक है। इन्हीं तीनों से मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं, तीसरे में 18 भर सकते हैं, ये सिखा चुका हूँ ना। चौथे में 32 भर सकते हैं, पाँचवें में 50 भर सकते हैं,
छठवें में 72 भर सकते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, ये 2n स्क्वायर से आ रहा है। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 3 9 दूनी 18 आएगा, n का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, n का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 5 25 दूनी 50, n का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 6 36 दूना 72। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तो पहले में कितना रखते हैं, 2 रख दिए, दूसरे में कितना रखते हैं, 8, ये भी रख दिए। अभी कितना हो, 8 2 10, अभी 1 बचा है ना, तो बस 1 रख दीजिए, बात खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी के नियम के अनुसार। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। अब इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, कहेंगे इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 3 कोश हैं, 1 2 3 कोश है, या 3 ऊर्जा स्तर है, या 3 कक्षा है। बात समझ में आया। पूछ सकता है सोडियम में कितनी कक्षाएं हैं, तो कहेंगे 3। सोडियम में कितने ऊर्जा स्तर हैं, 3। पूछ देगा सोडियम के बाहरी कोश में या बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। अब यहीं से एक प्रश्न आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या, और संयोजकता, संयोजकता, ठीक है ना, और धातु अधातु, यही बताया था ना, यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बताइए प्रश्न 1, सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 1। अब सवाल पूछता हूँ कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो बनाना पड़ेगा भाई। तो पहला में कितना भर सकते हैं, 2, दूसरा में कितना भर सकते हैं, 8, तीसरा में 18 भर सकते हैं। अब सोचिए 18 भर दिए तो 10, ये हो गया 28 हो गया, यहाँ पर कितने हैं, तो कहेंगे सर 20 है। तो 20 हैं तो भैया हमको क्या कर देना है, इसको मिटा देना है, और मिटा करके क्या भरेंगे, 10 भरेंगे। ध्यान से समझिएगा, अभी गलत मैं कर रहा हूँ, 10 भरेंगे। लेकिन अभी हमने नील्स बोर का जब नियम पढ़ाया तो क्या पढ़ाया कि बाहरी कोश में, क्या पढ़ाया हमने, कहा कि बाहरी कोश में, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते। अब आप यहाँ देखिए कि बाहरी कोश तो यही हुआ ना, देखिए 10 और 10 20 हो गया, यह तो पूरा हो गया। लेकिन बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, लेकिन 10 नहीं रह सकते, अधिकतम कितने रखने हैं, 8। तो मेरे दोस्त आपको क्या रखना है, 8 रखना है। क्या रखना है, 8। तो हमने यहाँ रख दिया 8। अभी भी बच गया ना, कितना बच गया, तो 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। टोटल कितने ऊर्जा स्तर हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 ऊर्जा स्तर हैं। बात समझ में आया। पूछ देगा धातु है कि अधातु, तो आप बता देंगे धातु है। कैसे, अगर किसी भी परमाणु के या तत्व के बाहरी कोश में, ये बाहरी कोश है दिख रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, धातु। और अधातु कौन कहलाएंगे, जिसमें 5 6 7, वो क्या कहलाएंगे, अधातु। या 8 भी दे दे तो भी अधातु। बात समझ में आया। ये 4 वाला मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि 4 में अधातु भी मिलेगा आपको और उपधातु भी मिलेगा आपको, ठीक है ना, और धातु भी मिल जाएगा आपको। तो 4 वाला टेंशन छोड़िए। अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा, धातु। इसका मतलब बताइए मेरे दोस्तों, सोडियम क्या है, धातु है, क्यों, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम क्या है, धातु, क्योंकि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए फास्फोरस का चेक करते हैं। किसका, फास्फोरस का, ठीक है। हमने सिखा दिया है, ये लिख देता हूँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए किसका सीखना है, फास्फोरस का। तो पहले में कितने भर सकते हैं, 2, दूसरे में कितना भर सकते हैं, 8, तीसरे में कितना भर सकते हैं, 18। लेकिन देखिए 8 2 10, यहाँ पर कितना है, 15 है, तो 5 ही चाहिए ना, तो 18 की जरूरत क्या है, हम भर सकते हैं भले ही, लेकिन हमको क्या करना है, 5 ही भरना है। अच्छा, अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5, और 5 इलेक्ट्रॉनिक जिसमें रहता है इलेक्ट्रॉन उसे क्या कहते हैं, अधातु। ये हो गया अधातु। अब पूछ दूं इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कहेंगे जवाब 5। ऊर्जा स्तर कितने हैं, तो गिनेंगे 1 2 3। हमने क्या क्या सिखाया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा स्तर, धातु अधातु, परंतु संयोजकता नहीं सिखाया, ठीक है। तो संयोजकता भी सिखा देता हूँ जी, याद रखिएगा। अगर
लिख लीजिएगा, बल्कि संयोजकता किसे कहते हैं लिख लीजिएगा, कोई डाउट ना रह जाए। यदि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता भी क्रमशः 1, 2, 3, 4 ही होगी। उसकी संयोजकता कितनी होगी दोस्त? उसकी संयोजकता भी 1, 2, 3 या 4 होगी। बात समझ में आया? मतलब यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा या साझा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या साझा कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या साझा कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या साझा कर लेगा। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, तो संयोजकता को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो संयोजकता को कैलकुलेट करते हैं अष्टक नियम से। मैं एक पेज और लेता हूं आपको समझाने के लिए कि ये अष्टक नियम क्या है। ये अष्टक नियम क्या है, इसको पढ़ के फिर MCQ लगाइएगा। अष्टक नियम ये सटखोर से रहेगा। अष्टक नियम क्या है? ये अष्टक नियम कहता है कि मतलब किसी भी परमाणु को अस्थाई होने के लिए, ठीक है ना, क्या किसी भी परमाणु को अस्थाई होने के लिए, किसी भी परमाणु या तत्व, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, किसी भी परमाणु को अस्थाई होने के लिए, मतलब अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, होने के लिए उसके बाहरी कोश में चाहे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना, चाहिए, ठीक है मेरे भाई। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके बाहरी कोश में? तो आप कहेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हर हाल में। अब देखिए अष्टक नियम यही है। तो देखिए मेरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये सोडियम है, ठीक है ना, इसका 11 है, तो हमने क्या लिखा था? 2, 8 और 1। अच्छा ये 8 इलेक्ट्रॉन, 8 बाहरी कोश तो इसका यही है ना दोस्त। 8 होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलिए हाँ, ठीक है ना। और 8 होने के लिए 7 भी चाहिए, या 8 होने के लिए देखिए 2, 8, 1 है ना, 8 होने के लिए ये क्या कर सकता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, किसी को दे सकता है। अगर ये दे दिया तो सपोज करिए 1 और 2, यही 2 कोश बचे ना, बचे कि नहीं? देखिए हम ये कह रहे हैं हमारे पास 2, 8 और 1 यही है, लेकिन मैं क्या किया कि इसको मैं त्याग दिया, तो मेरे पास क्या बचा? 2 और 8 बचा। अब बताइए सोडियम के पास बाहरी कोश यही रह गया ना। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? 8। तो ये अस्थाई हो गया कि नहीं हो गया? तो सोडियम या तो 7 ले ले या 1 त्याग दे। तो धातु क्या करते हैं, अगर उसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग देते हैं। समझ में आया? अगर वही 5, 6, 7 है तो वो ग्रहण करते हैं। अब सोचिए ना, एक किसी को दान कर देना उचित है कि 7 रुपये कर्ज लेना उचित है? तो 7 कर्ज से बढ़िया है एक खुद ही दान करके अस्थाई हो जाए। समझ में आया? तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी संयोजकता कितनी है? 1। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मैं ये भी बता देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा। देखिए मैंने सिखाया है कि जो है परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये सोडियम हो गया, सोडियम परमाणु में ये 11 प्रोटॉन थे। कितने प्रोटॉन थे? 11। और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन भी थे। जैसे पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में कितने हो गए? 8, और तीसरे में कितने हो गए? 1, ठीक है। देखिए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन बराबर है कि नहीं बराबर है? इसीलिए 11 प्लस और 11 माइनस से 0 चार्ज हो गया, इसीलिए परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। परंतु जैसे ही यह 1 इलेक्ट्रॉन, कौन सा 1 इलेक्ट्रॉन? ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? त्याग देता है। तो अब इसके पास 11 प्रोटॉन तो बच गए, प्लस 11 प्रोटॉन तो बच गए, परंतु 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो देखिए मेरे भाई 10 माइनस है और 11 प्लस है, तो 1 प्लस बच रहा है कि नहीं? मैं ये 10 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलिए तो। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन खत्म, 1 प्रोटॉन बचा है ना। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए सोडियम पर
एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से एक प्लस चार्ज हो गया। अब ये मैग्नीशियम है, अगर इस पे 2 प्लस है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा मेरे भाई, तो क्या है, बाहरी कोश में 8 ही बचेगा, स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। अब 2 प्रोटॉन अधिक हो गया इसमें, इसलिए 2 पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आया। अब देखिए अगर एल्यूमिनियम है, इसका 13 होता है, तो 2 8 3 हुआ, इसका मतलब यह 3 त्याग देगा, तो इस पे 1 2 3 प्लस चार्ज होगा। बात समझ में आया। अच्छा अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, तो क्या लिखेंगे, 2 8 और 7। अब इसको 8 बनाने के लिए या तो ये 7 को त्याग दे या फिर कहीं से एक ले ले। तो एक लेने में इसको फायदा है कि नहीं फायदा है, तो फायदा है लेने में। तो हमने कहा जिसके बाहरी कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक एक मतलब वो इलेक्ट्रॉन 8 करना चाहेंगे। तो जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है उसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 3। इसकी मतलब इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसको कितना चाहिए, 2, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। इसको कितना चाहिए, 1, इसका मतलब इसकी संयोजकता 1। इसका मतलब जो क्लोरीन है मेरे भाई, क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनाने के लिए 1 चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए संयोजकता जो मैं सीखा, अब इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। कैसे माइनस चार्ज होगा, 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ले लिया ना, एक ले रहा है बाहर से ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 17 पॉजिटिव है और 18 निगेटिव, तो -1 आएगा कि नहीं आएगा। ये प्लस माइनस का भी सीख गए होंगे। अब ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर कि संयोजकता क्रमशः 1 2 3 4 होगी, तो और अगर यहीं पर 5 6 अगर 7 हुआ इलेक्ट्रॉन और 8 हुआ, तो अब देखिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता 3 होगी। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख दूँ मिटा करके ताकि आप नोट्स बना सकें, है कि नहीं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि डाउट ही ना रहे। देखिए अगर बाहरी कोश में, कहाँ भाई, बाहरी कोश में, बाहरी कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे भाई, तो उसकी संयोजकता, तो यहाँ पर संयोजकता समझ लीजिएगा कितना होगा, क्रमशः 1 2 और 3 होगी। क्लियर है। अगर यही बाहरी कोश में दूसरा पॉइंट 5, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 5 6 7 हुआ, ठीक है, 5 6 7 हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, उसका इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसकी संयोजकता, यहाँ पर 8 भी लिख देता हूँ, डाउट मत रखिएगा। तो 5 3 8 कितना करेंगे, 3 करेंगे संयोजकता, ठीक है ना। इसका 8 करना है जबरी। 6 है तो कितना हो जाएगा, 2। 7 है तो कितना होगा, 1। और 8 है तो उसका कितना होगा, 0। अगर इतना सीख गए तो ये वीडियो यही अंतिम है। मैंने क्या क्या सिखाया मेरे मित्र, आपको मैंने सिखाया थोड़ा सा आवर्त सारणी, उसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दिया, नील्स बोर का, अकबोरबरी का और आफबाउ का, और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, धातु अधातु। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इसको जरूर पढ़िएगा, पढ़ के फिर MCQ लगाइएगा, मैं अगला वीडियो में मज़ा आ जाएगा आपको।